हेलो एवरीवन, मैं हूं जसकरण सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 870 डिवीजन के ए टू डी प्रॉब्लम्स। तो हम आज पहले 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ए प्रॉब्लम से, ट्रस्ट नोबडी। तो इसमें क्या था? इसमें था कि एन एन लोग हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा कोई बात कह रहा है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, दो ही चीजें। तो ऐसा है कि एक बंदा ये चीज बता सकता है कि ये चीज बोल सकता है कि एटलीस्ट इतने लोग झूठे हैं। मतलब कोई भी बंदा ये बोल सकता है कि एटलीस्ट एक्स लोग झूठे हैं। तो ऐसा होगा कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, और हमें ये बताना है कि कितने झूठे हो सकते हैं उसमें। एक्चुअली इसके मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइक एक ही आंसर है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो कोई भी एक प्रिंट कर देना है, मल्टीपल है तो। और अगर कोई अगर ऐसा है कि कुछ बैठ नहीं रहा, मतलब सारे जो भी स्टेटमेंट्स है वो सही नहीं बैठ रहे, तो माइनस वन प्रिंट करना है कि मतलब कुछ भी आंसर कोई भी पॉसिबल ना हो। तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लाइक पहला एग्जांपल लेता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, पहला इंसान कह रहा है कि एटलीस्ट एक बंदा झूठा है। दूसरा इंसान कह रहा है कि एटलीस्ट दो लोग झूठे हैं। तो अगर दोनों लोग झूठे हो गए तो पहले बंदे की बात ये है कि पहली बंदे की बात सच हो गई। लेकिन दोनों झूठे हैं तो ये होना नहीं चाहिए था। तो एक्चुअली दोनों तो झूठे हो नहीं सकते। देखते हैं अगर एक झूठा हो, तो अगर मान लेते हैं कि ये बंदा झूठा है, तो ऐसा है कि एक झूठा है बेसिकली। तो इस बंदे की बात सच हो गई क्योंकि इसने कहा एटलीस्ट एक बंदा झूठा है। तो हाँ, इस बंदे की बात सच है। और इसने कहा एटलीस्ट दो बंदे झूठे हैं, इस बंदे की बात झूठा है क्योंकि एक ही बंदा झूठा है। तो इसका आंसर वन हो गया। तो बेसिकली ये हाँ, ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। मतलब लॉजिक नहीं, मतलब कि हाँ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और हम एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। टू 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 और टू। तो बेसिकली अगर दोनों झूठे हो जाते अगर दोनों झूठे हो जाते हैं तो दोनों की बात सच हो जाती है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों झूठे होने चाहिए थे। क्योंकि दो लायर हो गए तो दोनों की बात सच हो गई, क्योंकि दो ये भी कह रहे कि एटलीस्ट दो झूठे, ये भी कह रहे एटलीस्ट। अब मान लो कि एक झूठा है और एक सच्चा है। तो मान लो कि फर्क नहीं पड़ता कौन सा वाला सच्चा है, ठीक है, ये वाला सच्चा मान लो। तो ऐसा है कि अगर ये वाला सच्चा है तो इसका मतलब है एक 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 सच्चा और एक झूठा है, तो इसका मतलब है कि टोटल वन लायर है। तो अगर तो ये ना कि अगर ऐसा हो गया कि लाइक इसकी बात सच है, अगर इस वाले की बात सच है तो गलत, ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि एक ही लायर है और ये कह रहा है कि एटलीस्ट दो लायर है। तो गलत हो गया। तो वो दूसरा भी आंसर सही नहीं है, मतलब अगर एक एक झूठा है तो वो आंसर भी सही नहीं है। अब मान लेते हैं एक भी झूठा नहीं है इसमें, ठीक है। मान लो एक भी झूठा नहीं है। तो उस केस में क्या है कि अगर एक भी झूठा नहीं है ना, तो ऐसा है कि दोनों सच बोलने चाहिए। पर अगर एक भी झूठा नहीं, दोनों सच बोल रहे हैं, तो बात यह है कि दोनों कह रहे हैं कि एटलीस्ट दो झूठे होने चाहिए, तो दोनों की बात गलत होगी। पर अब हम इस क्वेश्चन को करें तो करेंगे, बात ये है। लेकिन अगर तुम एक बात देखोगे ना कि अगर मान लो कि हमारा आंसर एक्स है। Hello, can I speak in English, please? हेलो, या अच्छा, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश? हेलो। Hello, can I please speak in English? ओके, सो ओके, आई like proceed in English now. No issue. So we want to know that consider that X is the answer for this question. For the first question, X is the answer. So it means that X people would be there who would be saying, what would they be saying? There are at least greater than equal to Y people who speak lie, right? So if X people are speaking lie, so Y should be less than equal to X, right? So there should be at least, sorry, there should be exactly X people such that Y is less than equal to X. It means that A of I equal less than equal to X. And there should be exactly N minus X people such that A of I is greater than X, right? Basically, this is the condition. So how can we solve it in O of N? Like we can easily solve it in O of N square, but how can we solve it in O of N? So the thing is, obviously, if we are seeing the greater answers separately and smaller answers separately, so what there is one thing we can do. We can actually sort them.
because like when we proceed further, our answer is basically like we are considering that the current person is speaking the truth. If there is an array, like one, consider a sorted array like this. So basically, what are my options? All are speaking lie. Okay. One is speaking truth, others are speaking lie. These two are speaking truth, others are speaking lie. Basically, the smaller people can the people who have the smaller value can speak the truth, and the people who have larger value can speak the lie. Basically, so I want to know where is that border. So I can check I will be checking for all the answers, like which one are valid. If at least one of them is valid, I can simply print the answer. So basically, if I like consider that I am on ith index, okay. So I know I am considering that till I till ith person, all are speaking the truth. हेलो Yeah. क्या सीन था फिर किया कोरियर Sorry. Hello. ये भी क्या करते तुम ये बताओ Huh. So like till ith person, I am considering that all of them are speaking the truth. If all of them are speaking the truth, it means that like basically I'm considering the answer to be n minus I. N minus I. N minus I means there are n minus I layers. So it means that all these are speaking the truth, all these are speaking the lie. So what should be the condition here? A of I should be less than n minus I, and A of I plus 1 should be greater than n minus I. Basically, this is the condition. Sorry, less than equal to n minus I. So if this is true now, then I can consider that my answer can be n minus I. Basically, this is the logic. My answer can be n minus I. Getting it? I'll show you the code once. Yeah. So this is my code. So basically what I've done is I have taken an array input, then I have sorted it. Then I've considered the answer to be -1 initially. And firstly, I'm taking that all of them are speaking the truth. Sorry, all of them are liars. Basically, I'm considering that all of them are liars currently. If all of them are liars, so it means that there are n liars. So A of 0 should be greater than n. It means that if A of 0 is greater than n, it means that all are going to be liars. So answer is n. After that, I'm considering if till ith person, all of them are speaking the truth. So what I'm seeing is if A of I is less than equal to n minus I minus 1, and if it is the last person, or if it is not the last person, then I'm seeing if A of I plus 1 is greater than n minus I minus 1 or not. So I'm just like changing the answer and I'm printing it. So this is the logic for this question. If anyone has doubt, can ask me. Otherwise, I'll move on to the second question. So this is my second question. So it was given that so there is an array. So I have to consider one thing. What is the this is the array. So I have to consider one thing. What is basically what is palindrome? So palindrome in an array is basically what it's like in strings only. First is equal to last. Second is equal to second last. So what I'm doing is I am taking a number x, and like I'm taking modulus of every number by that x. So I want that after doing that, this is true for each I. This condition is true. For this to be true, okay. So for each such x, I want the maximum x so that this condition is true. And also one more thing, if the answer can be infinite, like infinitely large, I have to print 0. Okay, so why would an answer be infinitely large? If we think about it, like I'm considering an array like this, something like this. Okay, so like when could the answer be infinitely large? Actually, this is when the array is already a palindrome, because no matter what the your x is, it would always give the same array. But basically, it would remain palindrome. So if the original array is already a palindrome, my answer is 0. Okay, that is the separate case. Other than that, I have to see what could be my possibilities, right?
So what can I do is like what can I do here? So I can do one thing. Basically, if I want to see for a pair of numbers, like for a pair of number x comma y, sorry, I'll take L comma R basically. Yeah. For a pair of number L comma R to have like L mod x, L mod x equals to R mod x. So what is the what are the possible values of x? Like if you don't know, basically it is factors of R minus L. And why the factors of R minus L? Because like x like R minus L should be divisible by x because it is the difference between them. And why are we taking the difference? Because like if you have like studied number theory or something, like it is like basically when we do modulus, like we subtract something from the number basically. So like if the difference, like if I take a factor of this difference R minus L, this is going to be the equal. And like I don't have proof currently, like you can check it out on internet, you can easily find the proof or something. Like this is like something that is already understood, that if r all the factors of R minus L would give this. So basically what I can do is and like okay, all the factors of R minus L are basically my options of the answers, right? So I'll take R minus L for one of the numbers. Basically, I'll take R minus L for one of the numbers, which is basically R minus L should be positive should be a positive number. If it is zero, then like factor can be anything. So if R minus L is some integer k, take it to be some integer k. Basically, it is absolute value of R minus L. So I can take all the factors of k basically. Yeah, I can take all the factors of k, and I can check for each factor if it is like possible that taking that factor, the array is like array becomes a palindrome. So how many factors can be there for a number? Like for a number like 10 raised to power 9, there are basically if you see, like there can be max to max 10 raised to power 3 factors. Okay, so I can easily do it in 10 raised to power 3 into n, right? So I have all the k options, basically all the like 10, max to max 10 raised to power 3 options, and I can check it out on array each time. So these are my valid answers basically. So I'll find a k, I'll take any k. Basically, I'll take any difference and I'll just see what are the factors, and for all of them, I'll just like go through the whole array and check if it is palindrome or not after that, right? So yeah, anyone has any doubt? Like I'll explain it once on an example. Okay, so yeah, तो हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल है लाइक ये वाला, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. सो ये है एग्जांपल. तो क्या होगा इसमें, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैंने सबसे पहले डिफरेंस देखा तो वो 2 आता है, ठीक है. इससे पहले मैं बस ये चेक करूंगा ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो ये पैलिंड्रोम डेफिनेटली नहीं है. तो अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 2 आया. तो 2 के फैक्टर्स क्या, 1 एंड 2, तो मैं 1 और 2 पे चेक करूंगा सबको कि आंसर वैलिड है कि नहीं. तो मैंने बेसिकली मैं बड़े वाले से स्टार्ट करूंगा ना, क्योंकि मेरे को आंसर बड़ा चाहिए. अगर उस पर आंसर यस आ गया तो सही है, बढ़िया. तो मैं 2 पे चेक, तो मैंने 2 पे चेक किया. तो 2 पे इन दोनों का मॉड्यूलस 1 आता है, इन दोनों का 0 आता है, राइट. फिर इन दोनों का 1 आता है, इन दोनों का 0 आता है. तो 2 पे मेरा आंसर लाइक सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा आंसर सीधा 2 हो गया, है ना. मैंने ये वाला ले लिया. चलो ये वाला थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल है, तो ये वाला ले लिया. हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें लाइक डिफरेंस क्या है, लाइक ये कुछ ऐसा सा डिफरेंस है इसका. तो इसके कुछ कुछ लाइक कई नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है. तो मैं सबसे बड़े वाले फैक्टर पे चेक करूंगा सबसे पहले. तो मैंने चेक किया तो बड़े वाले फैक्टर में दोनों का मॉड्यूलस 100 आता है, ये तो ऑब्वियस है, राइट. इन दोनों का मॉड्यूलस 100 आएगा. और इसका लाइक इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, तो लाइक फर्क नहीं पड़ता. लाइक ये मिडिल एलिमेंट है ना, तो ये अपने इक्वल है. तो हाँ, इस वाले नंबर पे इसका आंसर लाइक वैलिड आता है, तो बेसिकली यही आंसर हो गया. तो बस ऐसे ही चेक करना है हमें. तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ. तो इसमें क्या है, इसमें है हाँ, तो इसमें है कि हाँ ऐसा है कि n प्रोग्रामर्स है, उनके पास m डिफरेंट चॉइसेस m.
तो ऐसा है कि जो मैक्सिमम लाइक जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना, और सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले जो जितने भी नंबर्स है ना, वो सारे चॉइसेस में रहेंगे, और जो इसके अलावा होंगे वो सारे हट जाएंगे। बेसिकली अगर मैं इजी वर्ड्स में समझाऊं तो अगर 7 प्रोग्रामर्स और 3 चॉइसेस है, तो अगर ऐसा है कि 3-3-1, लाइक 3 ने पहले वाले को वोट किया, 3 ने दूसरे वाले को, 1 ने तीसरे वाले को, तो ऐसा होगा कि अगली बार जो दो एक्चुअली जो मैक्सिमम है वो 3 है, तो ये दोनों चॉइसेस रहेंगी और ये वाली हट जाएगी। तो अगली बार सिर्फ 3 ये पहली दो चॉइसेस रहेंगी, दो चॉइसेस बचेंगी। तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लाइक नो मैटर व्हाट एंड में सिर्फ एक ही चॉइस बचे। हमें ये बताना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि एंड में सिर्फ एक ही चॉइस बचे नो मैटर व्हाट। तो अगर ऐसा है तो यस बोलना है हमें, और अगर ऐसा नहीं है तो नो बोलना है। ठीक है, तो क्या 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 हो सकता है मतलब उसके लिए। तो देखो, अगर हमारी चॉइसेस मान लो ऐसा भी है ना कि लाइक हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह ऐसा बनाने की कोशिश करें कि एंड में एक चॉइस ना बचे। लाइक हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा एक बार भी होता है तो आंसर सीधा no हो जाएगा, नहीं तो ऐसा है बेसिकली। तो कैसे बना सकते हैं ऐसा, मतलब कि क्या लाइक एंड में क्या वैलिड ऑप्शन होंगे कि उससे कम लाइक उसके बाद कोई भी ऑप्शन हटे ना। तो उसके लिए एक कंडीशन ये होगी कि एन मॉड्यूलो एम इक्वल्स टू 0। मतलब मान लो जैसे कि 9 प्रोग्रामर्स है और 3 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली एन इज डिविजिबल बाय एन। इसका मतलब क्या है, तीनों 9 के 9 प्रोग्रामर्स उसमें से पहले वाले को चूज कर सकते हैं, अगले 3 दूसरे वाले को, और लास्ट वाले 3 तीसरे वाले को। तो ऐसा क्या होगा कि जब हमने ऐसा किया तो एक भी ऑप्शन हटने नहीं वाला। तो हर बार हम ऐसे ही करते रहेंगे तो एंड में कभी भी एक चॉइस बचने ही नहीं वाली। इसका मतलब ये होगा, है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एन मॉड्यूलो एम अगर इक्वल टू 0 है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो कम होगा ही होगा, ऐसा है। तो बेसिकली एम होना चाहिए फैक्टर एन का। ठीक है, चलो मान लो एम एन का फैक्टर नहीं है, एम कुछ नंबर है। तो ऐसा है कि क्या हम उसे लाइक एन के फैक्टर के ऊपर के इक्वल बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप देखोगे एम को हम लाइक एम को चेंज कैसे कर सकते हैं, कितने ऑप्शन एक बार में हटा सकते हैं। तो मान लो कुछ एन है जो एम से डिविजिबल नहीं है, मतलब कुछ के इक्वल टू एन मॉड्यूलो एम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली कैसे डिवाइड कर सकता हूँ चीजों को। तो मैं एन बाय एम यहाँ डाल दूंगा पहले वाले में, एन बाय एम फिर अगले वाले में, एन बाय एम, लाइक ऐसे डालता रहूंगा m-1 टाइम्स, और एंड में एन मॉड्यूलो एम डाल दूंगा। अब अगर आप देखोगे इसका सम क्या होगा, बेसिकली एन बाय एम अगर इंटू m-1 करूँ मैं, एन बाय एम बेसिकली फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर, सॉरी, हाँ हाँ, तो ऐसा है कुछ, सॉरी एन बाय के करना पड़ेगा, माय बैड। यहाँ पर के आएगा एन बाय के। तो एन बाय के बेसिकली फ्लोर डिवीजन है। तो अगर मैं एन बाय के इंटू m-1 करूँ प्लस प्लस मैं क्या करूँ एन मॉड्यूलो के, अगर आप देखोगे एन बाय के क्या होगा, एन बाय के इक्वल्स टू m-1 ही होता है। नहीं, एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। के तो नहीं आएगा यहाँ पर, एक मिनट सोचने दो। हम एन बाय एम, हाँ सॉरी एन बाय एम ही आएगा यहाँ पर, मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पर। हाँ, तो एन बाय यहाँ पर भी एन बाय एम, हाँ, एंड में एन एन मॉड्यूल बेसिकली क्या आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा। तो देखा जाए तो मुझे एन बाय एम इंटू m-1 क्या होगा। तो हमें ये पता है कि लाइक ये फ्लोर डिवीजन है। तो ऐसा होगा कि हाँ, तो फ्लोर डिवीजन है तो एक एन बाय एम एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये एन बाय एम इंटू एम होता, एक मिनट, जैसे मैं एक्चुअली किसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे लाइक ऐसा है 13 और 3, तो मैं क्या कर सकता था, 13 मॉड्यूलो 3 क्या 1, तो एंड में 1 छोड़ सकता था। ठीक है, एंड में 1 छोड़ दिया, और बच्चों में क्या किया 4, नहीं एक मिनट, हाँ 6-6-1, बेसिकली ये करता। एक्चुअली मैं क्या कर मेरा एक्चुअली करने का मोटिव क्या है, मेरा ये मोटिव है कि
पहले m-1 जो m-1 ऑप्शन है वो सारे इक्वल हो जाए और लास्ट वाला बचे। तो m-1 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेसिकली वो देखना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, m-1 मुझे एक्चुअली x फाइंड करना है। m-1 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्लस प्लस कुछ y होगा इक्वल्स टू n होगा। तो बेसिकली मुझे x फाइंड करना है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि x वैलिड है, कुछ वैलिड नंबर है। तो बेसिकली वो ऑब्वियस है कि वो हमेशा वैलिड होने वाला है। तो हाँ, तो एक्चुअली हाँ, अगर आप देखोगे तो x हमेशा वैलिड होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ अगर y कुछ भी ले लेता हूँ ना, और y का भी कुछ मतलब ऐसे रेंज होगा, तो एन एक्चुअली मैं y को भी कुछ भी बना सकता हूँ अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बाकी सबको इक्वल बना दो और लास्ट वाले को कुछ रैंडम ले लो। तो मुझे मेरा मेन फोकस है कि पहले m-1 नंबर्स को मुझे इक्वल बनाना है। तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा m 1 से डिक्रीज होगा, m माइनस माइनस होगा बेसिकली। तो मेरा अगर m 1 से डिक्रीज होता है तो मेरे पास इससे क्या पता चलता है मुझे इससे ये पता चलता है कि अगर m से छोटा कोई भी फैक्टर है ना n का, जो 1 से बड़ा फैक्टर n से n के लिए 1 से कोई भी बड़ा फैक्टर है ना, अगर m का सॉरी n का कोई भी बड़ा फैक्टर है ना 1 से जो m से लेस देन इक्वल टू है बेसिकली, if a factor of n greater than 1 is less than equal to m, it means that my answer is no, because मैं कभी ना कभी किसी फैक्टर पे चला जाऊंगा। तो एक्चुअली मैं इतना प्रूफ में नहीं घुस रहा, अगर आपको लाइक प्रूफ करना हो तो कर लेना, लाइक ऐसा कुछ। बाकी इसमें प्रूफ वाला इतना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा अंडरस्टूड है कि मैं बाकी सबको इक्वल बना सकता हूँ। तो एक बार मैंने बाकी सबको इक्वल बना लिया तो हाँ, अब मैं ये चेक कैसे करूंगा। देखो मेरा n है 10⁻6 तक। तो अगर मुझे द थिंग इज, अगर मैं सारे फैक्टर्स चेक करने बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली मुझे सबसे छोटा फैक्टर चाहिए, तो सबसे छोटा फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, सीव। क्योंकि 10⁻6 नंबर है ना, तो मैं सीव कैसे करूंगा, फॉर ईच नंबर, फॉर int I इक्वल टू 1 एंड I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, I माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद मैं बस हर नंबर, एक्चुअली हर नंबर के लिए मैं अरे बना रहा हूँ, वेक्टर int b ऑफ 1 तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो b ऑफ i और इधर हाँ, तो b ऑफ i सॉरी, एक बार मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगा बेसिकली, int j इक्वल टू i, j इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड j प्लस इक्वल टू i। ये सीव है, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। तो बस अब मुझे क्या करना चाहिए, b ऑफ j इक्वल टू i, बस मुझे इतना सा करना है, ये मुझे किसी भी नंबर के लिए उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर ग्रेटर देन 1 बता देगा, और इससे मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे बस एक ही कंडीशन चेक करनी है, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू b ऑफ n। बस अगर ऐसा है तो नो, नहीं तो यस। और एक और कंडीशन ये चेक करनी है, n 1 ना हो, क्योंकि अगर n 1 होगा तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो बस यही है इसका लॉजिक। और ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि देखोगे तो हाँ, मैं हर नंबर के लिए ये चेक कर रहा हूँ उसके मल्टीपल्स क्या क्या है। तो सबसे बड़े वाले नंबर के लिए पहले चेक कर रहा हूँ, तो जो छोटे वाले नंबर होंगे उनका मल्टीपल बाद में, हाँ उनका मतलब बाद में आएगा उनके मल्टीपल के लिए। ऐसा भी हो सकता है ना किसी मल्टीपल पे अलग अलग फैक्टर्स हो, तो सबसे छोटा वाला सबसे बाद में आ रहा है, इसका मतलब कि उसको सबसे छोटा वाला फैक्टर ही मिल रहा है, और मैं 2 तक ही जा रहा हूँ, 1 तक नहीं जा रहा। तो इससे फैक्टर ग्रेटर देन मान जाएगा। तो ये है इसका सिंपल सा लॉजिक। अगर आप इसमें भी देखोगे 5,3 वाला केस देख लेते हैं एक बार। तो 5,3 में क्या करूंगा, 2 2 1 कर दूंगा, तो इसके बाद 2 ऑप्शन बचेंगे, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक्चुअली इसका आंसर यस ही आएगा, 5,3 का। हाँ, तो मतलब ज्यादा कुछ एग्जांपल्स में कुछ खास है नहीं है चेक करने को, बाकी तो यही है। तो हाँ, यही है इसका लॉजिक। तो मैं अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। काफी लोगों ने बहुत लाइक, एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स सोचा, बट इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो लाइक मैंने सोचा था। और ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं मूव ऑन करता हूँ 4th क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसे है कि मुझे एक रेंज चूज करनी है L से R तक, और उस LCR में क्या होना चाहिए, उस LCR में मैं सबसे ब्यूटी दे रखी है हर लाइक हर स्ट्रीट की, ऐसे n स्ट्रीट्स हाँ,
एन साइड्स है बेसिकली, स्ट्रीट की एन साइड्स है, हर साइड की एक एक ब्यूटी है। और ऐसा है कि मैं लाइक किसी लाइक पूरे स्ट्रीट में एल से आर तक वाली साइड में देख सकता हूँ। अगर मैं एल से आर तक वाली साइड में देख रहा हूँ ना, तो मुझे कोई भी मैक्सिमम 3 नंबर चाहिए ब्यूटी वाले, मतलब जिनकी ब्यूटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम 3, सबसे बड़ी ज्यादा ब्यूटी वाले 3 नंबर चाहिए, उनको ऐड करके माइनस द लेंथ, बेसिकली जो मेरा आर माइनस एल है, बेसिकली सीन की लेंथ माइनस कर रहा हूँ। तो ये मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा कोई एल को आर फाइंड करना है सच दैट ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो देख लेते हैं। तो मैं मान लो ये कोई और हाँ ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ तो ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या लाइक अगर मैं एल से आर एल को आर ये वाला ले टू टू 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 + 2 + 1 7 -4 -2, तो बेसिकली 5। इसकी ब्यूटी 5 है अभी तक। और अगर मैं ये पूरी रेंज ले लूँ तो इसकी ब्यूटी क्या होगी? 5 + 4 + 3 विच इज 12, 12 माइनस लेंथ, लेंथ क्या है 4, तो 8। तो इसका आंसर है गैस 80 है। हाँ 80 है। तो बेसिकली ये है इसका आंसर। लेकिन हम इसे फाइंड कैसे करें, मतलब मेन क्वेश्चन वो आता है। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका? तो देखो, ऐसा है कि अगर मैं लाइक किसी एक पॉइंट को मैं मान लूं कि वो मैक्सिमम है। बेसिकली अगर मैं लाइक कोई भी रैंडमली किसी एल को आर मैंने चूज कर लिया है, तो मैं अगर उसमें कोई भी रैंडम 3 पॉइंट लेता हूँ, मान लो रैंडमली 3 पॉइंट ले लिए, और लाइक उनको मान लिया कि वो मान लिया उनको मैक्सिमम, बेसिकली उनकी ब्यूटी ऐड कर दी, तो ये आंसर में लाइक ज्यादा आंसर तो नहीं देंगे, एक्चुअली कम दे सकते हैं बस आंसर, मतलब आंसर में लाइक डिक्रीज कर सकते हैं मेरे जो पॉसिबल आंसर, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे ऑब्वियसली। ठीक है, एक चीज तो ये है। और एक चीज ये है कि अगर मैं मान लो किसी पॉइंट आई से, मैं किसी पॉइंट आई को मान रहा हूँ कि वो लाइक उसको मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। मैक्सिमम क्या मतलब 1 ऑफ द 3 पॉइंट मान के चल रहा हूँ। और मैं मान रहा हूँ कि उसके राइट में एक पॉइंट होगा और लेफ्ट में एक पॉइंट होगा। ठीक है, मान लो उसके राइट वाला पॉइंट आर है और उसके लेफ्ट वाला पॉइंट एल है, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट है। ठीक है, चलो मान लो मैंने लाइक सारे आर की पॉसिबिलिटीज ली। ठीक है, तो अगर मैं सारे आर की पॉसिबिलिटी लेता हूँ, तो उसमें मुझे कौन सा वाला चूज करना चाहिए मैक्सिमम आंसर के लिए? अगर मैं सारे आर किसी पॉइंट आई के लिए मान लो वो मैक्सिमम मैंने मान लिया, तो उसके लिए अगर मुझे आंसर सबसे ज्यादा चाहिए, तो जो भी सारे पॉइंट्स आर होंगे उनमें से कौन सा वाला चूज करना चाहिए? तो बेसिकली उसके लिए क्या फैक्टर लाइक ड्राइव करेगा? ए ऑफ आई माइनस आर ना, क्योंकि सारा डिपेंडेंट आर पे, लाइक आर पे, आर की डिपेंडेंसी क्या है? माइनस आर बेसिकली। तो जो एक्चुअली मैं उसके पॉइंट के राइट में देखूंगा मैक्सिमम ए ऑफ आई माइनस आर क्या है। ठीक है, अब वो मैंने अगर मैक्सिमम ले लिया तो मेरा लाइक वो बेस्ट ही होगा बेसिकली, राइट की तरफ उस पॉइंट के लिए। और सिमिलरली अगर लेफ्ट के लिए देखूं, लेफ्ट के लिए क्या कंडीशन होगी? ए ऑफ आई प्लस एल, राइट। बेसिकली ये आई एल भी आई ही है यहाँ पर, ये भी आई ही है। तो बेसिकली मैं अगर राइट में मैक्स इन सबका मैक्सिमम देखूं ए ऑफ आई माइनस आई, और लेफ्ट में इन सबका मैक्सिमम देखूं ए ऑफ आई प्लस आई, तो मेरा काम बन जाएगा बेसिकली, है ना? लाइक मेरा काम बन जाएगा क्योंकि वो मेरे को मैक्सिमम ही दे रहा हूँ सब में से, और मैं पॉइंट आई को भी कंसीडर कर रहा हूँ। बट मेन क्वेश्चन ये, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइक ऐसा हो सकता है कि मेरा जो लाइक वो क्या कहते हैं, जो सबसे बढ़िया, जो सबसे सही आंसर है वो मतलब मुझे मिले ही ना? क्या ऐसा हो सकता है लाइक हाँ, जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ना मिले? तो एक्चुअली इसका आंसर जो है वो नो है, क्योंकि वो हमेशा मिल ही जाएगा। अब वो क्यों? मान लो लाइक मान लो मैंने एक्चुअली जो आया था वो टॉप एल कॉमार मेरे को ऐसा मिल गया जिसमें मेरा आंसर है, लाइक मेरा जो लाइक अभी तक जो मेरी सबसे ज्यादा ब्यूटी है वो मान लो एल कॉमार ऐसा कुछ है 2,5। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे 5 2 3, हाँ 3 और 6। मान लो मैंने आई इक्वल टू 2 के लिए फाइंड किया था, आई इक्वल टू 2 के लिए आया था। तो अगर मेरा ये आई इक्वल टू 2 के लिए आया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आई इक्वल टू 2 के लिए निकाला तो मेरा आंसर ऑब्वियसली सबसे अच्छा नहीं आएगा, मतलब ऑप्टिमल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे रैदर ये 3 नंबर लेने चाहिए 3 6 और 5। तो मेरा ऑब्वियसली मेरा आंसर ऑप्टिमल नहीं आने वाला अगर मैंने आई इक्वल टू 2 लिया। ठीक है, मान लो आई इक्वल टू 2 के लिए मैं आंसर निकाल लेता हूँ। आई इक्वल टू 2 के लिए क्या आंसर आएगा? 7 13 13 -3, तो 10 आएगा।
बात ये अगर मैं i इक्वल टू 3 पे मूव ऑन करता हूँ तो i इक्वल टू 3 के लिए एक्चुअली आंसर बेटर आने ही वाला है, क्योंकि लाइक अगर मेरा एक्चुअली वो थर्ड नंबर मिस हो रहा है ना, बाद में वो कंसीडर हो जाएगा, किसी ना किसी तरह कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि उस पर मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है, तो लाइक ऑब्वियस है कि लाइक वो कंसीडर होने वाला है। तो मैं जब i इक्वल टू 3 वाले पॉइंट पर आऊंगा ना, तो मेरा आंसर बढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो मुझे अपने एक पॉइंट मुझे अपने लिए मैक्सिमम आंसर देता है। बेसिकली एक पॉइंट वो अपने लिए मैक्सिमम आंसर देता है। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स का ही मैक्सिमम ले रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम आंसर तो आ ही जाएगा ना किसी ना किसी तरह, क्योंकि मुझे हर पॉइंट का बेसिकली मैक्सिमम मिल रहा है। हर पॉइंट को कंसीडर करें तो उसका मैक्सिमम क्या है, बेसिकली इफ कंडीशन है। अगर मैं आयत पॉइंट लेता हूँ तो मेरी मैक्सिमम ब्यूटी क्या आ सकती है, तो मैं अगर सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा कर दूँ तो मेरी मैक्सिमम ब्यूटी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है इसका, और वो सेट से इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर मैं एक बार सॉल्यूशन दिखाऊँ अपना तो लाइक बहुत इजीली सेट से इम्प्लीमेंट हो जाता है, मल्टी सेट से। तो बस मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू n माइनस वन, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू n माइनस वन, बिकॉज बीच वाले इंडेक्सेस ही होंगे, लाइक कॉर्नर वाले तो लाइक हो ही नहीं सकते कभी। तो मैंने लाइक इनिशियली राइट वाले सारे लाइक एक मल्टी सेट में ऐड कर दिया, और लेफ्ट में भी कुछ ऐड किया, और फिर आइटरेट करता गया, और वन बाय वन लाइक एक एक चीज रिमूव करता गया लॉग ऑफ एन में, और लॉग ऑफ और ओ ऑफ वन में मैं लाइक आंसर फाइंड करता गया। तो बेसिकली एन लॉग इन में इसका लाइक हो जाएगा कोड। तो यही है इसका सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लाइक आई एम डन विद इट। सो लाइक थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग, आई गेस वी आर डन नाउ। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आया वो हमारा लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर है एक, सीनियर डीसीडी करके, उस पर हर कॉन्टेस्ट के बाद मैं लाइक मीट रखता हूँ जिसमें मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो आप वो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक यू।